हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग पूरा बुक कवर कर रहे हैं और उसमें अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं इतिहास में। आज हम लोग का टॉपिक है मुगल काल। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है कुकरा या कुकरा के नाम से जानते थे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। संपूर्ण मुगल काल में झारखंड को कुकरा या कुकरा कहा जाता था। मुगलों के समकालीन झारखंड में दो स्थानीय शक्तियाँ सक्रिय थी। पलामू में चेरो वंश और छोटा नागपुर का नागवंश। ठीक है, ये दोनों को लेकर चलिएगा, यही दोनों से लड़ाई होते रहेगा मुगल काल में सबका। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी असत्य होगा उसको टिक लगाइएगा। पहला है, बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। बिल्कुल सही। नासिर खान लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। बिल्कुल सही। और बाबर का प्रत्यक्ष शासन नागवंशी राज्य में स्थापित था। नहीं था। ठीक है, इसका यहाँ प्रत्यक्ष शासन नहीं था। बाबर और हुमायूं के समय ये दोनों ही वंश अपने स्वतंत्र अवस्था में रही, परंतु शेरशाह सूर्यवंश के शासक बनने के पश्चात झारखंड क्षेत्रों में मुगलों का आक्रमण हुआ, जिसका शिकार ये दोनों शक्तियां समय समय पर होती रही। कौन कौन सी शक्तियां? छोटा नागपुर का नागवंश और पलामू का चेरो वंश, यही दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ABC तो कथन सही है। बाबर का शासन झारखंड राज्य के किसी भी क्षेत्र में स्थापित नहीं था, इसलिए गलत है। ठीक है। तो अब हम लोग कहेंगे कि अकबर का सेनापति मानसिंह अफगान विद्रोही जुनैद करानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था? तो इसका सही आंसर है सी, 1589 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में बिहार सूबेदार मान सिंह के बारे में हम लोग सब जानते हैं, ने चेरो राजा भागवत राय को पराजित किया। इसके पश्चात सिंहभूम एवं मानभूम का क्षेत्र जीता और मानभूम में पंचेत किला का निर्माण करवाया। साथ ही परा एवं तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया था। मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र को भी जीता था तथा राजमहल साहिबगंज को अपनी राजधानी बनाया। साथ ही बरकोटा महल वाले नगरों को अकबर नगर नाम दिया था। परकोटा होना चाहिए ना। 1575 ईस्वी में टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद करानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर, वर्तमान रामगढ़ में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहां जुनैद करानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई थी। ठीक है, किससे लड़ा था? जुनैद करानी से। ठीक है। अगला, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ मुस्लिम लोगों को कौन लेकर के आया था? शेर शाह को जाता है। ठीक है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को जाता है। शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने पलामू के चेर राजा महारत चेरो को पराजित किया तथा प्रसिद्ध सफेद हाथी श्याम सुंदर अपने साथ ले गया। इस अभियान में दरिया खां ने खवास खां की मदद की थी। माना जाता है कि शेरशाह अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए पलामू क्षेत्र में अक्सर सैन्य अभियान करता था। शेरशाह अपने बंगाल अभियान के लिए भी झारखंड से होकर गुजरने वाले तेलियागढ़ मार्ग राजमहल पहाड़ी के बीच का प्रयोग करता था। ये भी शेरशाह भी बहुत बहुत महान तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बहादुर राजा तो था। मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता क्षेत्र बनाया था? तो इसका सही आंसर है 1585 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने 1585 ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। अगला है, शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर है तेलियागढ़ का किला। ठीक है, साहिबगंज में है ना। शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण या अधिकार के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ रास्ते का उपयोग किया था। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला है, 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर है महारत चेरो। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खां को महारत चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए भेजा था। अगला है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? तो मुगल काल है तो खोखरा कहेंगे ये लोग।
अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो भी असत्य होगा उसको क्रॉस कर दीजिएगा। पहला है कि शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। ठीक है। इस आक्रमण में ख्वास खां का साथ दरिया खां ने दिया था। शेर शाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ था। ठीक है। इस आक्रमण में शेर शाह को 2 बाघों की प्राप्ति हुई थी। बाघ लेने नहीं आया था, हाथी लेने आया था, वो भी सफ़ेद रंग का हाथी। कहते हैं कि उस समय सफ़ेद रंग का हाथी वो बहुत विरल होता था, तो वो उसी को लेने के लिए चला आया था। शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर। सोचिए, हाथी सफ़ेद है और नाम श्याम सुंदर है, जबकि हमारे प्रभु तो श्याम सांवले थे ना। तो हाथी सफ़ेद है और नाम श्याम सुंदर है, को प्राप्त करना था। इस आक्रमण में खवास खां का साथ दरिया खान ने भी दिया था। शेर शाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ। इस आक्रमण में शेर शाह को 2 बाघों की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये कोई बाघ नहीं, हाथी लेने आया था, हाथी लेके चला गया था। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था। तो सी, झारखंड। अब यही ऑप्शन सबसे अच्छा है। हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। शेर शाह बंगाल जाते हुए झारखंड से पार हुआ था। जब वह स्वयं झारखंड पार कर रहा था, उसका पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ी राजमहल के निकट साहेबगंज जिला की नाकेबंदी करके बैठा था। वहाँ पर शेर शाह बंगाल के शासक से लूटी गई संपदा के साथ राजमहल के पास गंगा पार किया और मुगलों को चकमा देते हुए झारखंड के रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचा और रोहतासगढ़ पर 1538 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इधर से शॉर्टकट रास्ता निकल जाता था, वो लोग को मालूम ही नहीं था। ये लोग इधर से निकल के वहाँ जा कर के वहाँ क्या कर लिया, धावा बोल दिया। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। तो इसका सही आंसर है अकबर। झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। अकबर के समय शाहबाज खां ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया तथा अपना करदाता राज्य बनाया। ठीक है। 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। तो राजमहल को बनाया था। ठीक है। 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के राजमहल को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। परकोटा और महल वाले नगर का नाम अकबर नगर रखा गया। नगर का तीव्र गति से विकास हुआ और यह बंगाल की पुरानी राजधानी गौड़ से अधिक सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद समझा जाने लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, जिसमें मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा उसने मालगुजारी देना स्वीकार किया। तो इसका सही आंसर है बी, शाहबाज खां कम्बू। ठीक है। और मधुकरण शाह फिर क्या करते हैं, बात अपना मनवा लेते हैं और फिर काम चलता है दोनों का। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, जिसमें मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा उसने मालगुजारी देना स्वीकार किया और इस तरह बादशाही हुकूमत के साये में आने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये लाइन पता नहीं क्यों लिखे सर, ज़रूरत नहीं था बिल्कुल लिखने का। कैसा सौभाग्य, क्या चीज़ का सौभाग्य। आप खुद सोचिए कि यहाँ के जो राजा ये मधुकरण शाह थे, भले ही छोटे राजा होंगे लेकिन राजा थे और स्वतंत्र थे, और ये अकबर आ करके उसको पराजित कर लिया और बहुत बड़े साम्राज्य का मनसबदार अगर बना लेता है तो इसमें कौन सा अच्छा और सौभाग्य का बात है। ये तो दुर्भाग्य का बात है कि बेचारा पहले राजा था, अब वो मनसबदार हो गया। पहले एक छोटा सा जगह का छोटा सा राजा था लेकिन राजा था, ये खुशी था उसको। अब वो बेचारा क्या हो गया, अकबर से हार गया और अकबर से हारने के बाद अब उसको नजराना देना होगा, उसको माल गुजारी देना होगा, कर देना होगा, और वो क्या कहलाएगा, मनसबदार कहलाएगा। तो कहाँ इज्जत बढ़ गया और कहाँ सौभाग्य आ गया। तो ये लाइन से तो हमको बहुत दुख है कि कौन सा सौभाग्य है ना, कोई सौभाग्य उसको प्राप्त नहीं हुआ बेचारा, और अपना राज्य में से उसको बहुत घाटा ही लगा, बहुत पैसा दिया वो। चलिए आगे।
नागवंशी राजा मधुकरण शाह को बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले जाया गया, जहां उसकी शारीरिक क्षमता एवं विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने उसे स्वतंत्र कर खुखरा वापस भेज दिया। ठीक है, अभी वो वापस खुखरा चले आए हैं। ठीक, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था? तो इसका सही आंसर है मधुकरण शाह। अब देखिए, अब इस पर एक और, मधुकरण शाह पर एक और दिक्कत का बात आ गया। क्या? अभी ये तो एक तरह से अकबर के अंडर में है ना, अब उसके अंडर में है। अब यहाँ पर कोई भी अभियान होगा, चाहे वो मधुकरण शाह के अलावा कोई और छोटा राज्य कोई लोग जाएगा लड़ने और उसको जीतने, तो मधुकरण शाह को अपना सेना साथ में भेजना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। समझे? तो ये कौन सा अच्छा बात है? लेकिन है, अब आप अधीनता स्वीकार किए हैं तो उसका बात तो सुनना पड़ेगा ना। झारखंड के मधुकरण शाह ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान 1590-92 में मानसिंह का साथ दिया था। ये लोग गया था उधर अभियान करने, तो इधर से मधुकरण शाह को भी बोला कि चलो तुम भी चलो, अपना सेना लेके चलो, है ना। 15, सिंहभूम के पौरहाट वंश के ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? तो 1591-92, याद रखिएगा। सिंहभूम के पौरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता 1591-92 में स्वीकार की थी। अब हम लोग आगे चलेंगे। राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1589। ठीक है, 1589 याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार 1589 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर है 1617। 15 होना चाहिए ना, इसमें ना थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है। ठीक है, आप लोग अगर आंसर देखेंगे तो देख लीजिएगा, और सार संग्रह में इस क्वेश्चन को एक बार जाके जरूर देखिएगा। इब्राहिम खान ने 1617 ईस्वी में खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 1615 से 1627 तक ये कहाँ था, इसको लेके चला गया था ना बंदी बना करके, तो 1615 में लेके चला गया था, 1627 में फिर छोड़ा था ले जा करके दुर्जन साल को। हालांकि बाद में दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी गई थी तथा कैद से मुक्त कर दिया गया, जबकि दुर्जन साल ने जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो 1615 से लेकर 1627 तो ये जेल में था, तो वो उससे पहले ही होगा, 17 नहीं हो सकता है। इससे क्वेश्चन को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था? तो सही है भागवत राय। राजा मानसिंह ने पलामू के भागवत राय, चेरो राजा थे ये, इनको पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जो भी कथन असत्य लगे उसको टिक लगा के रखिए। ठीक है, भागवत राय को पराजित करके 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश की गई। देखिए, हाथी आज भी हम लोग का राज के पशु है, हाथी का संख्या यहाँ बहुत है, और पहले भी था। तो हाथी पहले मुगल काल में भी ये लोग यहाँ से ले जाते थे, और मगध का काल जो था ना, मौर्य काल, उस समय भी हाथी हम ही लोग के क्षेत्र से जाया करता था। ठीक है, तो ले गया होगा 53-54 हाथी। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान चाय और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल था। ठीक है, शाहबाज खां कंबू ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। अगला है, मधुकरण शाह से मालगुजारी ली जाती थी। तो ये गलत है, मालगुजारी नहीं ली जाती थी। मतलब कि उसको क्या कहेंगे कि कोई निश्चित चीज तय नहीं था कि हाँ आपको 6,000, 5,000, 8,000 देना है, सालाना देना है, कुछ वैसा रेगुलरली बांधा हुआ नहीं था, इसलिए उसको मालगुजारी नहीं कह सकते हम लोग। तो ये हुआ गलत, मालगुजारी नहीं देता था। भागवत राय को पराजित करके 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश किया गया था। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान चाय और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल था। शाहबाज खां कंबू ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था, परंतु मालगुजारी नहीं लिया करता थे। ठीक है, मालगुजारी नहीं था। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। अब ये यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया है। मुगल शासक जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। जहांगीर के समय शंख नदी हीरो के लिए प्रसिद्ध था, और ये आया भी इसी के चक्कर में था। ये अपने आत्मकथा में लिखा भी है ऐसा। नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहे थे? 12 साल। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा।
जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा। बाद में जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6,000 रुपये सालाना पर दे दिया और उससे शाही की पदवी दी गई। ये वही राजा है जो हीरा सही सही पहचान लिया था। पढ़े होंगे ना, बहुत रोचक कहानी कि हीरा पहचान लिया था तो खुश हो गया था जहांगीर, तो उसको शाह का पदवी भी दिया और पट्टा भी दिया और कहा कि 6,000 रुपया सालाना आप क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा। वो भी सोचा कि 12 साल यहाँ बैठे थे जेल में, इससे बढ़िया 6,000 दे के अपना राज में राज्य करेंगे, है ना। यही सोचकर सोचा हो कि बंदी से तो बढ़िया है कि 6,000 का साल दे के अपना आज़ाद जिंदगी जिए। इसी चक्कर में वो गच भी लिया होगा कि चलो दे देंगे। जहांगीर के समय खुखरा झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम खां फतेह। जहांगीर के समय खुखरा झारखंड प्रदेश का राज्यपाल इब्राहिम खां फतेह था। ठीक है, याद रखेंगे, इब्राहिम खां फतेह। जहांगीर का समकालीन नागवंशी राजा दुर्जन साल थे। जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को पराजित किया था। देखिए यहाँ पे ठीक है 1615, वहाँ पे जो 1617 लिखा है हम उससे थोड़ा हमको दिक्कत है। ठीक है, जिसके बाद उसे 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए। तुजू के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो उसका सही आंसर है 1615-16। तुजू के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने 1615-16 ईस्वी में बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था। ठीक है, ये चलेगा। अब यहाँ मिलान कीजिए कि कौन किसका सेनापति है। ठीक है, तो जो बहुत एका भी कोई याद है तो टिक लगाइए, नहीं है तो फिर तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जहांगीर का बार बार पढ़ रहे थे ना, तो जहांगीर का इब्राहिम खान था। शाहजहां का कौन था? अभी तो शाहजहां आप पढ़े ही नहीं तो आपको नहीं याद आएगा। शाहजहां का शाइस्ता खां था। अकबर का शाहबाज खां था। औरंगजेब का दाऊद खां है। ठीक है, अब यहाँ से 2 मिनट लगा के इसको रट जाइए, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, औरंगजेब का दाऊद खां बहुत कारनामा करेगा ये आदमी। ठीक है, पढ़ देंगे अभी हम लोग। शाहजहां शाइस्ता खां, जहांगीर का इब्राहिम खां, अकबर का शाहबाज खां। ठीक है, और फिर अकबर का ही 1589 जब आ जाएगा ना तो यहाँ से मानसिंह टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? तो डी रघुनाथ शाह थे। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह हुए, जो अत्यंत धार्मिक एवं दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद राम शाह राजा बने। इस दौरान मुगल और नागवंशी राजाओं के बीच मधुर संबंध थे। जो बोलता होगा कर देने, यहाँ के राजा लोग चुपचाप दे देते होंगे, तो चल रहा होगा काम ठीक ठाक। ठीक है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तो हम लोग जानते हैं दुर्जन साल थे। ठीक है, इसी चलते उनको आज़ादी भी मिल गया था, नहीं तो और 2-4 साल और बंदी ही बना रहता वहाँ बैठे। दुर्जन साल नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था। 1527 में जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया तो बादशाह जहांगीर ने हीरो के पारखी के रूप में प्रसिद्ध दुर्जन साल को ग्वालियर के किले से शाही दरबार बुलाया। दुर्जन शाह ने हीरे की सही सही पहचान कर ली। इससे खुश होकर जहांगीर ने उसे शाह की उपाधि दी और कैद से मुक्त कर दिया। 6,000 रुपया बोला कि सालाना कर दे देना और इतना बोल के भेज दिया। 27, निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सहबल राय भी था और अनंत राय भी था। सहबल राय को नहीं बख्शता है जहांगीर। सहबल राय ना बहुत मजबूत शरीर के थे, हिष्ट पुष्ट एकदम लंबे चौड़े थे। तो ये इनका हिष्ट पुष्ट के चलते क्या किया, बाघ के साथ दे दिया लड़ने के लिए कि जाओ तुम मजबूत कि बाघ मजबूत, जो मजबूत वो बच जाना। तो बाघ से लड़ते हुए इनका वहीं पे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किस शेरों राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? तो ये थे सहबल राय, जैसा नाम वैसा कदकाठी था इनका। सहबल राय चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया। ठीक है, अगला है शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह सुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर है राजमहल। ये लोग सब राजमहल को ही बनाते थे। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर मत भागा कीजिए, सागची चाईबासा दुमका एकदम नहीं। ये लोग बंगाल जाने के लिए रास्ता बीच में पड़ता था राजमहल, तेलियागढ़ का किला, इन लोग का रिश्ता उतना ही दूर तक था। बाकी इधर आने से भी ये लोग खाली इधर बाकी राजा को तंग करने आता था, बाकी वहाँ राजधानी नहीं बनाते थे ये लोग। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह सुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के राजमहल को अपनी राजधानी बनाया।
ठीक है। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? तो शाइस्ता खां। ठीक है, शाहजहां, शाइस्ता खां, दोनों साथ साथ से नाम है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। शाहजहां ने बिहार के शाइस्ता खां सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था। शाहजहां के समकालीन चेरो राजा तेज राय एवं प्रताप राय हुए। इनके खिलाफ शाइस्ता खां ने 1642 ईस्वी में अभियान किया और प्रताप राय को पराजित कर 80,000 रुपये वार्षिक नजराना वसूला। पुनः 1643 में जबरदस्त खां ने पलामू आक्रमण कर प्रताप राय के साथ संधि की, जिसके तहत प्रताप राय को मुगलों की मनसबदारी दी गई। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन सही है? ठीक है। पहला है शाइस्ता खां ने पलामू पर आक्रमण 1640 ईस्वी में किया था, तो सुधार दीजिए 1642 ईस्वी में किया था, गड़बड़ हो गया। शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 रुपये दिए थे, हाँ ये ठीक है। जबरदस्त खां ने पलामू पर आक्रमण 1645 ईस्वी में किया था, जबरदस्त खां 1643 ईस्वी में किया था। ठीक है। शाइस्ता खां के सिफारिश पर शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 रुपये की मनसबदारी दिया था, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। बी, शाइस्ता खां ने पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में किया था, रटिए इसको। पलामू पर आक्रमण कब किया गया था? 1642 ईस्वी में किया था। चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्ता खां को नजराना के रूप में 80,000 रुपये दिए थे। उस समय 80,000 का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, समझे, बहुत ज़्यादा। सोच भी नहीं सकते कि आज के हिसाब से ये कितना हो जाएगा। तो 80,000 का बहुत वैल्यू था, इतना बड़ा रकम इससे उसूल के लेके गया था। वहीं जबरदस्त खां ने पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में किया था। शाहजहां ने प्रताप राय को इत्तिकाद खां के सिफारिश पर मनसबदारी प्रदान किया था। इसके बदले में प्रताप राय को 1 करोड़ सालाना मालगुजारी देना स्वीकार किया था। जब भी कोई चीज़ को कनेक्ट कीजिए ना, तो जोड़ करके देखने की कोशिश कीजिए कि जब आप शासन व्यवस्था यहाँ का पढ़ते हैं ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ के राजा लोग, यहाँ के जो भी रैयत थे, किसान थे, उससे बहुत ज़्यादा कर नहीं वसूलते थे, कर नहीं मांगते थे। ठीक है। लेकिन फिर मुग़ल लोग आया तो इन लोग क्या किए, पब्लिक से कर लेना शुरू कर दिए। तो आप खुद एक बात को सोच के देखिए कि राजा पर इतना भार हो रहा है, तो ये राजा अपने पे भार रखेगा कभी भी? अपन ये सारा पैसा लुटा देगा? नहीं लुटाएगा। ये जाएगा कहाँ? ये पब्लिक को ही तंग करने जाएगा। ये अपनी जनता से ही फिर पैसा मांग मांग के लाएगा कि लाओ हमको पैसा दो, हमको देना पड़ेगा। तो यही हुआ था। इससे पहले यहाँ कोई नजराना या मालगुजारी का कोई सीन नहीं था, तब तक ठीक था। और जब यहाँ पर बाहर से जो ये लोग हैं, मुग़ल आए, फिर मुग़ल के बाद ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, तो यहाँ के राजा पे ये लोग दबाव बनाएंगे कि हमको तुम पैसा दो, तो ये लोग जाके दबाव बनाएगा किसान लोग पे कि तुम हमको कर दो, समझे। तो यही है दोनों का दुख। चलिए आगे। 1644 ईस्वी में की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई थी? तो ए, प्रताप राय को दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार प्रताप राय चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई थी। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन थे? अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन था। तो मेदिनी राय था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा मेदिनी राय थे। मेदिनी राय के काल को चेरो शासन का स्वर्णयुग कहा जाता है। मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है। अभी जो डाल्टनगंज का नाम चेंज हो करके मेदिनी नगर रखा गया है, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। ठीक है। बहुत बहादुर राजा थे ये भी। 1636 ईस्वी में नागवंशी राजा को बिहार सूबेदार के पास कितना रुपया कर के रूप में जमा करना पड़ता था? तो याद कर लीजिएगा इसको, 1,61,000, सी नंबर। 1636 ईस्वी में नागवंशी राजा को बिहार सूबेदार के पास 1,61,000 रुपये कर के रूप में जमा करना पड़ता था। अब ये आज ये 1,61,000 का मूल्य है, उस समय कितना होगा और कितने लोगों को ये बेचारा तंग करके लेके पैसा जाता होगा, है कि नहीं, देने के लिए। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो दाऊद खां को भेजा था। ठीक है। जब आप सार संग्रह पढ़ेंगे ना, तब इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बवाल मचाए थे ये लोग इस क्षेत्र में। ठीक है। तो सार संग्रह खोल के पढ़िए, काफ़ी अच्छा भी लगेगा, कहानी की तरह पढ़िएगा, चीज़ें ऐसे भी याद हो जाएगी। कभी कभी ना छोटा छोटा फैक्ट अगर सामने डायरेक्टली दे दिया जाए ना, तो नहीं याद होता है,
लेकिन आप उसको एक लंबी चौड़ी स्टोरी के रूप में पढ़ लेंगे ना तो हर फैक्ट अपने आप याद हो जाता है। इससे अगर समय हो तो सार संग्रह पढ़िए। औरंगजेब ने बिहार के दाऊद खां सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। औरंगजेब के समय दाऊद खां ने चेरो राजा साहब राय के साथ 1660 में औरंगा का युद्ध लड़ा, जिसमें साहब राय पराजित हो गए, परंतु व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किए। यहाँ तक कि जब पलामू में ही कुंडा के राजा चुनराय ने औरंगजेब के दबाव में जब इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो चेरो राजाओं ने उसकी हत्या कर दी। इस विजय के पश्चात दाऊद खां पलामू किले में रहने लगा तथा पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण 1662 ईस्वी में करवाया। ठीक है, तो यहाँ धर्म परिवर्तन को लेकर भी लड़ाई हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोयसा पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है मेदिनी राय। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के मेदिनी राय, जो कि चेरो राजा थे, ने रघुनाथ शाह के समय दोयसा पर जाकर आक्रमण किया गया था। नागपुर दरवाजा तोड़ ताड़ के लूट करके ले आए थे, फिर अपना नया महल में लगवा दिए थे, समझे? यही सब काम हुआ था। 37 नंबर, निम्न में से किस चेरो राजा ने दोयसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू लेकर चले आए थे और ला करके पलामू के नए किले में लगवा दिया था? ठीक है, तो यही है मेदिनी राय, बहादुर आदमी। मेदिनी राय चेरो राजा थे। इन्होंने दोयसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू लेकर चले आए और अपने नए किले में लगवा दिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी गलत है उसको टिक लगाइए। पहला है 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें चेरो पराजित हुए। ठीक है, 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। ये भी ठीक है। दाऊद खां चेरों के हाथों इस युद्ध में मारा गया। कैसे मारा गया? ये तो जीता था, है ना, तो ये गड़बड़ हो गया, तो हमको असत्य कथन ही चुनने बोला था। 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें चेरो पराजित हुए, ये लोग जीत गया, मुगल जीत गया। 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। दाऊद खां चेरो के हाथों में इस युद्ध में नहीं मारा गया था, इसलिए यह कथन असत्य है। चलिए आगे। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? ठीक है, तो रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। चलिए डी नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। अगला है, रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित किया था? अब एक नया टॉपिक जो आपको घर में जाके एक ऐसे पेज लीजिए और पेज में एक साइड राजा और वो राजधानी कहाँ चेंज किया उसको बनाइए, और कौन राजा था, कहाँ लेकर के कौन राजधानी गया। रामगढ़ वाला का भी यही हाल रहेगा और नागवंश का भी रहेगा। 2 का कॉलम बनाना होगा और उसको रटना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा, वो एकदम डाउट मत कीजिए। दोनों में नागवंशी राजा लोग भी अपना राजधानी बहुत उठा उठा के इधर उधर किए हैं। ठीक है, उनको भी रटना पड़ेगा। पूरा एक कॉलम बना के कॉपी पे पेज पे लिखिए, दीवार पे चिपका दीजिए। दूसरा, रामगढ़ के राजा लोग भी बहुत अपना क्या था उन लोगों का, राजधानी चेंज किए हैं, तो दोनों को याद कीजिएगा। ठीक है, तो आज यही होमवर्क इस वीडियो के बाद आपका काम है। और अगर नहीं हो पाएगा आप हमको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैम मेरे पास नहीं है, तो फिर हम आपको कोई भी वीडियो में दिखा देंगे और फिर आप उसको कॉपी पे उतार लीजिएगा और उसको कहीं पर भी लगा दीजिएगा। लेकिन ये एकदम काम करना ही करना है, इसको एकदम छोड़ना ही नहीं है, आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो सी नंबर, रामगढ़ के राजा दलेल सिंह ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित किया था। कहाँ से ले गए थे? बादम से। कहाँ ले बनाया? रामगढ़ में। ठीक है, अगला, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया। फिर अभी ये लोग यहाँ अपने आप में ही सब एक वंश दूसरे से लड़ेगा। ठीक है, अब बाहरी लोग नहीं आएंगे। औरंगजेब के शासनकाल में पुरहाट के राजा महिपाल सिंह थे, रट जाइए इसको। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का राजगुरु कौन थे? तो ये थे हरिनाथ ब्राह्मणचारी। ठीक है, रघुनाथ शाह वही जो कि बहुत उदार थे, बहुत मंदिर वंदिर बनवाते थे,
ठीक है, बहुत दान पुण्य करते थे। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का राजगुरु हरिनाथ ब्रह्मचारी था। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के और दानी स्वभाव के थे। रघुनाथ शाह ने अपने राज्य में कई इमारतें बनवाई, जिसमें उल्लेखनीय है मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था, जो कि खालिस्तान के शासक थे। तो मदन सिंह जो थे, नहीं, मगर खां, यहाँ चास। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था, जो चास के शासक थे। दलेल सिंह चास के शासक थे। ठीक है। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, शाइस्ता खां याद कीजिए तो किसका था, कौन भेजा था शाइस्ता खां? शाहजहां। याद करते जाइए, ये सब इन लोगों सूबेदार लोग का नाम याद रखना पड़ेगा। पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि किया था? तो सी 1641-42। ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किए जाने के बाद शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां के आक्रमण के समय पलामू का राजा प्रताप राय था। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने पर और पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय से 80,000 रुपये प्राप्त कर शाइस्ता खां पटना लौट गया। देखिए, ये बेचारे ये सोच के दिए थे ना कि एक बार दो और उसके बाद इन लोग नहीं आएगा, लेकिन नहीं, इन लोग को ये फिर 1 साल बाद फिर चला आता है। बाद में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी देना बंद कर दिया था। ये दे के ही यही सोच के दिए ही थे कि तुमको आज हम दे रहे हैं, अभी खुश होके चले जाओ, फिर अगले साल ना आना ना हम तुमको देंगे। लेकिन ये लोग 1643 में फिर चला आया। शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। कहा कि पिछले साल पैसा दिया था, इस साल काहे नहीं दिया, इसलिए जाओ उसे पैसा मांग के लाओ और नहीं होता उसको जाकर के राजा से हटाओ। यही कह के फिर 1643 में अबर इतिकाद खां को भेजा गया था। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा कि 1642 में आया था शाइस्ता खां, फिर ये 1643 में पैसा नहीं भेजवाया तो इतिकाद खां फिर आया। ठीक है, इसी टाइप से याद कर लीजिएगा, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो उसका सही नाम है कंबू, शाहबाज खां कंबू। बिहार व बंगाल विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। 1590-92 में अकबर के सेनापति मान सिंह के ओडिशा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। ठीक है, सहायता की थी, अभी हम लोग रटे। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र का मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय में हुआ। उसके समय पोरहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। ठीक है, अब ये हुआ खत्म। यहाँ पर ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको एक एक करके क्वेश्चन कंप्लीट करते जाइए। हम आपको 1 से 2 वीडियो दे दिया करेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप भी बोर नहीं होंगे और पढ़ते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।